हम फिल्म वाले हैं ना जी, हमारा गुरु कौन? बताओ सर। अंधेरा। हम जो चीज विजुलाइज करते हैं वो अंधेरे में करते हैं। इस जमाने के बाद उस जमाने में फिल्म लेके आते थे, अंधेरे में लोड होती थी, अंधेरे में निकाल के उसको बॉक्स में बंद कर देते थे, अंधेरे में ले जाके लैब में उसको डेवलप करवाते थे, स्क्रीन बैक पे काम करते थे, मूवेला पे काम करते थे, लाइट ऑफ कर दो, उसमें उस फ्रेम को देख के हम मार्किंग करके एडिट करते थे, पूरी फिल्म बन गई, सिनेमा हॉल में आ गई, लाइट ऑफ कर दो, फिल्म दिखाएंगे। गुरु कौन हुआ? अंधेरा। सर माइंड ब्लोन कर रहे हो आप मेरा धीरे धीरे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राज साहब की थ्योरी है, पुराने जोकर जाएंगे नए जोकर आएंगे। तो हम तो वो हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं। कभी दोस्त कभी बोलता ना, अरे यार आज तो एक पैक पी ले, कुछ नहीं होता। सर मेरे लिए अवार्ड था कोई मुझे को दूध का गिलास पिलाया। जब मैं देख भाई देख कर रहा था, शेखर से मैंने बोला था ए वर्कोलिक, क्योंकि वो इंडिया का पहला 24 ऑफिस था, 24x7 जी वीडियो सिटी। आनंद मेंद्रू ने मैं बहुत सिखाया, 24 घंटे उसके साथ रहते थे। जब आर्टिस्ट सेट पे पहुंच जाते थे तब बोलता था अब तू घर जाके नहा के वापिस आ जा। तो आज वाइट कास्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ है श्री सुरेश मुदगल जी, जिन्होंने 40 साल बॉलीवुड में काम किया है और हर अभिनेता अभिनेत्री के साथ इन्होंने काम किया है एज असिस्टेंट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, राइटिंग और भी न जाने कितनी कितनी चीज़ें। बहुत लंबी जर्नी है इनकी। चालू करते हैं। सर वाइट कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर पहला सवाल तो यही है मेरा कि ये हुआ कैसे? मतलब आपकी 40 साल की जर्नी और आप राजस्थान से हैं, आप सांबर से बिलोंग करते हैं, राइट? यस। तो सर आप कब गए बॉम्बे? मैं सांबर से 69 में निकला। हम्म उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गंगानगर से की। हम्म वो पंजाब बॉर्डर एरिया है, तो हम्म मुझे पंजाबी भी आ गई, राजस्थानी आती थी, हम्म और हिंदी पढ़ाई जाती थी तो हिंदी भी आती थी। बराबर है। कॉमर्स ग्रेजुएट था, इंग्लिश भी आती थी। बढ़िया। लेकिन जो फील्ड मेरे जहन में था वो आर्ट था। ठीक है। तो पहला ग्रेजुएशन होने के बाद में टारगेट यही होता है कि अपनी जॉब मिले। कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि उनका बेटा बेदर्द मुंबई में चला जाए ये तो है। और संघर्ष करे, लेकिन आपकी डेस्टिनी होती है, वो आपको वहाँ लेके जाती है। बराबर है। मैंने एक इंग्लिश का कोर्स दिल्ली से किया, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया। पहली जॉब मुझे कानपुर में मिली। अच्छा, आपने जॉब करी हुई है? मैंने जॉब की, कौन सी जॉब करी थी? एक्सपोर्ट असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा। क्वालिटी और ये कौन से ईयर की बात है? ये 75-76। 75-76, ठीक है। उस टाइम आपातकाल तभी लगा था। हाँ बराबर बराबर। मैं अपने लाइफ के स्पान को इसी तरह से बांट के चलता हूँ, पॉलिटिकली, फिजिकली, जो मेरे जहन में रहता है उसी का काम सीखने के लिए लास्ट फेज होती है शिपमेंट। तो हमारे यहाँ शिपमेंट बॉम्बे से होता था, तो मैं वो काम सीखने के लिए बॉम्बे गया था। अच्छा। लेकिन कॉलेज लाइफ में मेरे को लिखने का शौक लग गया था। मैं मायापुरी पढ़ता था, फिल्मी कलियाँ पढ़ता था, फिल्मी दुनिया पढ़ता था। उनमें मेरे आर्टिकल भी छपते थे। यहाँ के राष्ट्रदूत में मेरे आर्टिकल छपे, अरे वाह। नवज्योति में छपे, पत्रिका उस टाइम शुरू हुई थी। एनीवे वो लिखने का लग गया था, कॉलेज की मैगजीन का संपादक था। पर आप क्या लिखते थे? मेरा मेन इंटरेस्ट होता था आर्टिस्ट के बारे में जानना। अच्छा। एंड स्टोरीज लिखना। तो उसी समय क्या नाम से कुछ मैगजीन ऐसी लिख रही थी जिसके अंदर सच्ची प्रेम कहानियाँ, अच्छा। तो वो मनोहर कहानियाँ में भी छपती थी। तो वो कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा के हम लिखते थे। जो पंजाब से निकलने वाले अखबार पंजाब केसरी, हिंद में, उनमें कहानियाँ भी मेरी छपी है। साहित्यकार सिमर सुदोष, नरेश विद्यार्थी। और ये सब हुआ बॉम्बे जाने से पहले? बॉम्बे जाने से पहले। ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है। अच्छा। तो ये जो एक शौक था, तो उस टाइम मैंने जो बॉम्बे से मेरे पास आर्टिस्ट हो, हम लेटर्स लिखते थे, ये आपकी फिल्म देखी अच्छी लगी, तो उसके जवाब में उनके जवाब आते थे, उनकी एक पोस्ट कार्ड साइज की फ़ोटो भी आती थी। तो आपको वो आर्टिस्ट बॉम्बे से भेजते थे? ये पहले के ज़माने में होता था। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे रियाना सुल्तान हो, चाहे जया बच्चन हो, उस दौर के आर्टिस्ट, संजीव कुमार, ये जो लीजेंडरी आर्टिस्ट थे, इनके हस्ताक्षर युक्त लेटर हमारे पास आते थे। उन्हीं के ऊपर बेस बना के हम अपनी नॉलेज के हिसाब से जो मैगजीन में पढ़ते थे, तो एक जनरल आर्टिकल लिखते थे और वो पेपर्स में छप जाते थे।
और वो कटिंग्स हम कहाँ से बॉम्बे उनके पास भेज देते थे, तो वो एक रिलेशन बना हुआ था हमारा वहाँ पे। सर पैसे मिलते थे लिखने के? उस समय बहुत कम मिलते थे, फिर भी कितना मिलता था? 50 रुपये 50 रुपए एक आर्टिकल लिखने आर्टिकल के? के। वो यहाँ से एक इतवारी पत्रिका निकलती थी, हम्म। उसमें भी छपता था, और वो 50 रुपये देते थे। 50 रुपए सर कितने हुए आज के हिसाब से? आज के 500 मान लो। 500 रुपए तो ज़्यादा नहीं हुए, मतलब उस हिसाब के, उस ज़माने के उससे हिसाब ज़्यादा से भी। वो सत्य प्रेम कहानियाँ जो लिखते थे, हम्म। वो मेरी 3 कहानियाँ छपी थी, हम्म। उसका 150 रुपये के हिसाब से मिलता था। अच्छा, हम्म, तो सर प्रेम कहानियों के ज़्यादा पैसे ज़्यादा और आर्टिकल्स के कम पैसे, कम। ऐसा क्यों? क्योंकि यूथ उन किताबों को बहुत पढ़ता था। उस ज़माने में नावल स्टोर होते थे, राइट वहाँ पे ये किताबें बहुत क्या ना से रेंट पे जाती थी। राइट। जैसे 4 रुपए की भी किताब है, तो अगर 10 आदमी ने पढ़ लिया तो उनकी कीमत वसूल होगी, और वही किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती थी। हाँ, उस टाइम पे ओटीटी वगैरह नहीं होता था, तो मतलब वही एक entertainment माध्यम का, था, पढ़ते हाँ। बहुत थे पहले। जी जी जी, सही है सही है। ये बात है आपकी कॉलेज टाइम की, कॉलेज जी टाइम 75-76। फिर आप बॉम्बे गए ये काम सीखने के लिए, वो काम को शिपमेंट के लिए actually। शिपमेंट के लिए वो ईयर कौन सा हुआ? 77, 77, ठीक है क्योंकि उस टाइम में जॉब कर रहा था ठीक है और उसके काम के लिए गया था। ठीक है। तो मेरा काम ऑलमोस्ट सुबह के टाइम में 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाता था। तो मैं वापस अपनी सिस्टर के पास रुका हुआ था थाना के अंदर। तो दादर आके ट्रेन से उतर जाता, जी जी जी। और पास में एक बॉम्बे लैब थी, तो जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्मों की प्रोसेसिंग वर्क होता था, एडिटिंग्स होती थी। ओके। तो वहाँ मेरे एक जानकार थे, राजदीप। अच्छा। वो बिमल रॉय की फिल्म में काम कर चुके थे, महबूब साहब की फिल्म सन ऑफ इंडिया उसमें काम कर चुके थे। तो वो एक फिल्म बना रहे थे, उन पे मेरा एक आर्टिकल हिंद केसरी में छपा था। अच्छा। तो मैं जाके उनसे उनको आर्टिकल दिया, तो कहते अरे वेरी गुड, बॉम्बे कैसे? मुझसे काम से आया था, एक कॉपी आपके लिए लिया है। बोले ये मेरे पास बाई पोस्ट भी भेजा था। तो मेरे साहब सेकंड कॉपी रख लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कैंटीन में बैठाया, चाय पिलाई, हाँ। और बात करके अच्छा ठीक है चला गया। मैं कहा सर आप रहते कहाँ हैं? तो कहते घर आओगे क्या? मैं सर राजस्थानी आदमी है, आप भी बीकानेर से बिलोंग करते हो, अच्छा। अगर पास में होगा तो कभी भी घर पे भी आ सकता हूँ जल्दी अगर फ्री हो जाऊँ तो, अदरवाइज तो मैं 12-1 बजे तक तो बिजी रहता हूँ। हाँ। और कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को अपना माहिम का एड्रेस दे दिया। अब माहिम रहते थे वो? माहिम रहते आप थे, थाने रहते थे? मैं थाना रहता था। एकदम ऑपोजिट हो गए। एनीवे एक दिन मैं उनके घर भी गया। हम्म। अब मैं उनके घर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो अपना दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। मैं घर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं एक तरह से। तो वो कहते नीचे ही कहाँ से एक फारसी रेस्टोरेंट था, तो बोला तुम नीचे जाके रेस्टोरेंट बैठो, मैं वहाँ पे आता हूँ। अच्छा। तो मतलब बॉम्बे में किसी के घर में एंटर होना इट्स नॉट सो ईजी कि जो Not आपको easy। जानता है वो भी नहीं होता, क्योंकि सबके छोटे छोटे घर होते हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। ये तो है। हम एक यहाँ से विजन लेके आते हैं लार्जर देन लाइफ के, उनके तो बंगले होंगे, उनका तो ये होगा, इनका ये बराबर है होगा। बराबर है। तो वो मैंने पहली बार वहीं पे जाके समझा कि आप हर किसी के मुंह उठा के अंदर नहीं नहीं जा जा सकते। सकते। नीचे आके उन्होंने बाकायदा उन्होंने चाय पिलाई, वो वहाँ का बंद मस्का होता है वो बन मुझे मस्का, खिलाया। हाँ। और उसके बाद बोला कि अपन मिलते हैं ना लेबोरेटरी के अंदर, तो वहीं आ जाया करो, दादर से इधर आए ऑल द वे, क्या मतलब? मैंने कहा सर एनीवे, लेकिन पहला लेसन मिला मेरे को कि सामने वाले की मनोभावनाओं को समझ के अगर आप चलोगे तो शायद वो आपको गले लगाएगा। क्या बात है सर। तो मैं फिर बॉम्बे में मिला, दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन मिला, 4-5 दिन मिल लिया। तो बोला भाई तुम रोज ही आ जाते हो। ये मतलब बड़ी एक फ्रैंक सी बात है कि आप रोज आ जाते हो। तो मैंने कहा सर मैं तो यहाँ पे 1 महीने के लिए आया हूँ, 15 दिन के लिए आया हूँ, सॉरी 15 दिन के लिए आया हूँ, और मैं चला जाऊँगा, तो इसलिए चला जाता हूँ शाम को 6 बजे तक घर पहुँच जाऊँ। बोला 1 महीना रुक सकते हो? मैंने कहा हाँ सब रुक जाऊँगा। काम? बोला मैं ये एडिटिंग करता हूँ तो मेरे को असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो स्प्लाइसर होता था, सिंक्रोमीटर होता था, तो उसमें वो फिल्म काटते थे, स्क्रैप करते थे, 2 को जॉइंट करते थे, और फिर हम उसको रोल पे करते। तो बोले बस आपका काम इतना है, बाकी मेरे को देखो, ऑब्जर्व करो। ओके। तो वो फिल्म के मैं उनका असिस्टेंट बना, और मेरे को वो चीज़ें समझने के लिए एक अच्छा दौर था। और आपको इंटरेस्ट तो था इस चीज़ में? इंटरेस्ट तो पहले था से इस चीज़ का कि कुछ भी काम मिल जाए, कुछ भी काम। लेकिन आर्ट होना चाहिए, आर्ट। अब वहाँ पे मेरी ज़िंदगी का बदलाव एक डेस्टिनी ने अपने आप डाल दिया। मेरी 400 रुपये की पगार थी कानपुर के अंदर। जी। जैसे ही क्या 6 महीने कंप्लीट हुए,
तो पीएफ के नाम पे उन्होंने 8 रुपए के हिसाब से 32 रुपए काट लिए, बराबर। मुझे 368 रुपए मिले। तो मैं मैनेजमेंट के पास गया, साहब लोगों की तो इस पर बढ़ती है, मेरी तो कट गई, अब मैं यहाँ कैसे रहूँगा। तो एनीवे उन्होंने समझा, बोले ये डबल मिलेगा, ये मिलेगा, जो भी कुछ था, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया प्रोसेस लंबा है। तो जब मैं राजदीप से मिला तो उन्होंने, मैं जैसे ही 2 बजे पहुंचता था तो वो कैंटीन में बोलते खाना खाओ। सर मैं तो खाना खा के आया हूँ। बोला प्रोड्यूसर कभी खाना खिलाए तो उसको ना नहीं करना चाहिए। तो मेरे सब खिलाता क्यों है? बोले नहीं, ये बॉम्बे के अंदर है कि प्रोड्यूसर आपको लंच करवाएगा, अगर लंच टाइम पे जाओगे तो कराएगा, सेट पे हो आपको चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा, सब कराएगा, तो वो आपका हक है, आपको खाना चाहिए। तो इस तरह से वो लेसन मिला मेरे को, और मैंने सारे दिन काम किया। और शाम को जब मैं निकलने लगा तो उन्होंने मेरे को 20 रुपये दी। अच्छा। मैंने सब ये किस लिए? हाँ। बोले ये तुम्हारा कन्वेंस है। मैं कन्वेंस? बोला हाँ, जब आप काम पे आते हो तो वो अपने पैसे पे आओगे, राइट, लेकिन जब जाओगे तो वो हम कन्वेंस के नाम के आपको देंगे। तो आप मेरे साथ असिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको कन्वेंस दे रहा हूँ, पेमेंट नहीं दूंगा कि तुम अप्रेंटिस हो, मेरे साथ काम कर रहे हो, लेकिन आपका आना जाना सुविधाजनक रहे इसलिए वो कन्वेंस दूंगा। मैंने 20 रुपये लिए और 2 मिनट में कॉमर्स का स्टूडेंट जोड़ बाकी की, मेरे को 30 दिन 20 रुपये रोज मिले, 600 रुपये हो गए, मैं वहाँ तो 368 ही मिल रहे। एंड आई डिसाइडेड कि यार कुछ तो यहाँ पे बात है। तो घूमता फिरता तो बातें बनती थी। एनीवे मैं 1 महीना लेट बॉम्बे से कानपुर गया। तो इससे आपके जॉब में फर्क नहीं पड़ा, कानपुर वाली जॉब में? वहीं की बात है। अच्छा अच्छा, बताइए। गया तो मैनेजमेंट वाले जी आप रिटर्न में माफ़ी मांगो। अच्छा। मैंने सब किस लिए? हाँ। बोले जी आप तो कभी भी छोड़ के चले जाओगे, आपको तो जॉब मिल गई होगी कोई। मैंने सब जॉब नहीं मिली, आप मेरा फ्यूचर यहाँ पे बता दो, मैं 100 रुपये के बॉन्ड पे, जो कोई बॉन्ड पे साइन कर देता हूँ। बट अगर 400 रुपये वाले को 368 रुपये मिलेंगे, राइट, तो सर मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो बोले जी आपको जॉब मिल गया इसलिए आप बात कर रहे हो। मैंने सब नहीं, मेरे को कोई जॉब नहीं मिला, मेरे को 1 साल का बोनस मिल चुका था, 1 साल का आज भी उस कंपनी में जमा है। अच्छा। मैंने उस महीने की पगार नहीं ली। हाँ। और मैं वहाँ से चल दिया। आप चले गए वहाँ मैं से? वहाँ से छोड़ के आ गया। क्या सोच के निकले सर वहाँ से? 600 तो मिल ही जाएंगे। डर नहीं लगा? डर का आएगा, वो तो एक उम्र ऐसी होती है ना कि आदमी कुछ करना चाहता है तो कुछ भी करे। होगी मतलब अभी तो आप 65 के आसपास लगते हो मुझे। नहीं, आई कंप्लीटेड 71, 72 चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो उस टाइम पे क्या उम्र होगी सर आपकी? मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा अभी। 23-24 साल। 23-24 साल, हाँ तो फिर समझ सकता हूँ, वो एक जोश होता है ना सर। मैंने घर पे जाके, पापा बोले ये नौकरी छोड़ दिया, ये कर दिया, क्या करेगा? मैंने पापा आप ये बोलते थे कि मैं पास में रखूंगा, अब मैं आपके लिए कानपुर में रहूं, दिल्ली में रहूं या बॉम्बे में रहूं, अगर मैं अपने सपने जीऊंगा तो शायद मैं ज़्यादा तरक्की कर लूँगा। जी। पैसा आपने तब भी नहीं दिया, वो भी मैंने कमाया जी। पैसा मैं अभी भी नहीं मांग रहा आपसे, और मैं अपने कमाए हुए उन पैसों से 220 रुपये से वापस बॉम्बे चला गया। अरे वाह सर। क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ किया। हाँ। कितना समय चाहिए ऐसा वो डिपेंड करेगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट मेरे पापा ने मेरे को 1 साल दिया। 1 साल दिया आपको कि अगर 1 साल में मैं तेरा नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ देख लूँगा, हाँ, तो तू वहाँ पे काम करना, नहीं तो 1 साल बाद में वापस आ जाएगा। कमाल है सर। और आपके मॉम डैड दोनों ने सपोर्ट किया आपको? उन्होंने सपोर्ट किया। फिर सेकंड टाइम गया तो फिर मेरे को फिर से डेस्टिनी ने सपोर्ट किया कि हमारे गंगानगर का एक प्रोड्यूसर था जो फिल्म बना रहा था। अच्छा। जिसकी शूटिंग गंगानगर में हुई थी। अच्छा। खुशी फिल्म थी। ठीक है। तो वो कहीं जानता था। अच्छा। तो मैं सेकंड टाइम गया तो मैं सीधा प्रेम शंकर डोडा के ऑफिस पहुंच गया। अच्छा। तो वो कहता क्यों आया? मैं बस एम आ गया। एम नहीं आंदे, घर वाले ने पूछ के आया। मैंने जी घर से बोलने से पूछ के आया, भाग के तो नहीं आया, क्या करना है? मुझे फिल्मों में काम करना है, एक्टर बनना है। मैंने एक्टर नहीं बनना, क्योंकि ये चीज़ राजदीप ने समझा दी थी कि टेक्निकल आदमी यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। समझ। एक्टर की लाइफ 5 साल। 5 साल उस जमाने में आप हिट हो गए तो चलोगे, आप हिट नहीं हुए तो आप सोशल लाइफ में मूव नहीं कर सकते। किसी 2 फिल्म में काम कर लिया, आप बस में ट्रेवल नहीं कर सकते, आप टैक्सी में चलोगे, आप ट्रेन में नहीं चल सकते।
तो वो जो अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है जी जी वो जी, वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। वो मुश्किल है। तो इसलिए फिर हमने सोचा टेक्निकल साइड ही पकड़ेंगे। आपको कभी ऐसे मन नहीं किया कि एक्टर बनते हैं यार, स्क्रीन पे आते हैं? एक्टर की लाइफ हमें समझ में आती थी। पूना इंस्टीट्यूट से जितने एक्टर बनने के लिए आए थे उस जमाने में, उनको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा था। तो उस स्ट्रगल की तो कोई लाइफ ही नहीं है ना, कि आप एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, जी मैं बनूंगा मैं बनूंगा, जी। सो जाते हैं, 5 बनते हैं, तो 95 में अपना नाम क्यों लिखाओगे? तो एक थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से भी कि Security भाई के हिसाब टेक्निकल फील्ड इज कंपैरेटिवली सेफर सेफर कंपेयर टू एक्टर लाइफस्टाइल। लाइफ। ओके, कमाल है सर। ये कौन आप गए थे बॉम्बे 78? 77 और 78 में जाके, मैं जब दोबारा गए परमिशन लेके जब गया तो 78 में गए आप? और मैंने फिर वहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था उन्होंने बताया हम्म। रीजनल फिल्म साल भर में बन जाती है, अच्छा। हिंदी फिल्म साल 2 साल कितना भी टाइम लग सकता है, बट वो टाइम टेकिंग स्पान होता है कि उस टाइम शेड्यूल्स में फिल्म बनती थी। राइट। बट रीजनल सिनेमा जो है वो 1 गो में जाते थे, शूटिंग करके आते, फिर पैच वर्क करते थे, तो 12 महीने में एक फिल्म बन जाती थी। तो मेरी वो घंटी 1 साल वाली थी। तो मैंने पहली फिल्म की एक पंजाबी फिल्म, जी। शहीद करतार सिंह सराबा, वो आपकी पहली रीजनल फिल्म दैट थी इज रीजनल फिल्म इन पंजाबी। इन पंजाब? और साइमल्टेनियसली मैं जो हिंदी फिल्म कर रहा था, राख और चिंगारी कर रहा था, भयानक कर रहा था, राज साहब के आर के स्टूडियो में भी आता जाता था। अरे वाह। तो वो एक रास्ते वहाँ पे खुल गए थे। हम्म ऑब्जर्व करो, आगे बढ़ो, आर के में भी एंट्री मिल गई, हम्म लेबोरेटरी जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे भी आपको एंट्री मिल गई। हम्म। प्रोडक्शन आप ऐसा काम है कि बाकी काम करने के बाद पैसा मिलेगा। प्रोडक्शन वाले को प्रोड्यूसर सबसे पहले पैसा देगा कि भाई आज की ये व्यवस्थाएं करनी है, तो ये तेरे पास पैसा है, जो मांगे उसको दे देना और शाम को मुझे हिसाब दे देना। अच्छा। तो मैंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो आपने जो पहली पंजाबी फिल्म जो आप कह रहे हो जो आपने करी, उसमें आपका काम क्या था? प्रोडक्शन प्रोडक्शन। उसमें प्लस क्या संभालना एडिटिंग। होता है सर प्रोडक्शन में? आपकी नेगेटिव डेवलप हुआ, ओके उसका पॉजिटिव कराने से पहले शॉर्टिंग करवाओगे, ओके। शॉर्टिंग करा के प्रिंटिंग में दोगे, हम्म उसके बाद एडिटर के साथ में बैठ के उसको मार्किंग करवाओगे, डांस मास्टर आएगा वो आपको मार्किंग करवा के जाएगा। बराबर है। फिर उस जमाने में जो एडिटर्स थे जी उन्होंने सपोर्ट की कि बेसिक मालूम था, जी तो सुभाष सहगल मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुए, जिन्होंने बाद में रामायण की, जी जी उन्होंने जी। साथ में रखा। पूना इंस्टीट्यूट के थे, उनके साथ में फिल्म की, उन्होंने दूसरी फिल्म सर रेशमा दे दी। अच्छा ओके। तो इस तरह से वो स्पान बढ़ता गया। आर के में आता जाता था, तो त्रिलोक कपूर के बेटे राज कपूर के भाई समझ जी लीजिए, जी जी क्योंकि जी। पृथ्वीराज और त्रिलोक कपूर ब्रदर थे। अच्छा। तो विजय कपूर ने मुझे पिक कर लिया कि मेरे साथ आ जाओ। वहाँ पे प्रोडक्शन करते करते बोला कि व्हाई नॉट यू डू योर जॉब इन डायरेक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा ओके। सर चाहता तो हूँ, चांस कौन देगा, पैसा कौन देगा। तो अल्टीमेटली इस तरह से रास्ते बनते गए और मैं वहाँ पे सेटल होता चला गया। साल में एक पंजाबी फिल्म करनी, उससे पैसा मिल जाएगा। हाँ। पंजाब में शूटिंग कर रहे, सीधे गंगानगर चले गए, जेब में गए थे 4-5 हज़ार रुपये है। अरे वाह। तो माँ बाप बोलते कि नहीं छोरा रास्ते पे कर रहा है, एंड दे अलाउ मी कि तुम अपना कैरियर कर सकते हो। और मैंने उनसे 5 साल मांगे। ओके। मैं 5 वो साल में सवाल इसलिए आपसे पूछा प्रोडक्शन वाला क्योंकि आजकल के लोगों को ना मालूम नहीं है कि एडिटिंग या प्रोडक्शन करना कितना डिफिकल्ट होता था पहले। अब तो काफ़ी आप भी जानते हो सर कितना आसान हो गया है, कैमरास बदल गए, सॉफ्टवेयर आ गए, लेकिन पहले वो मैनुअली करना हाथ से। तो सर रीटेक्स तो होते होंगे ना पहले भी? रिटेक्स होते थे, लेकिन उनके पास स्क्रिप्ट होती थी। अच्छा। आर्टिस्ट सिंसियर होता था, उसको बता दिया जाता कि ये 100 फुट का अगर शॉट है तो तुम्हारे से ज़्यादा कीमत उस 100 फुट की है। 10,000 रुपीज़ का 1000 फीट का केन आता था। 10,000 रुपीज़ का 10,000 उस टाइम? उस टाइम। बाप रे। तो वो वैल्यू उसको सबसे ज़्यादा थी। डायरेक्टरों की, असिस्टेंटों की, सबकी निगाह इस पे रहती थी कि ये आर्टिस्ट है तो मेरे को फर्स्ट या सेकंड टेक में ओके दे देगा, नहीं देगा तो उसका रोल कट जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ थी। अच्छा। आप अपने काम के लिए सिंसियर हो तो यू गिव योर बेस्ट। आज की तरह से नहीं कि कीप ऑन रोलिंग, आप 10-10 टेक ले रहे हो।
जी। ये दौर कभी आया जब स्टार सन्स आए, क्योंकि अच्छा। वो लाखों करोड़ों कमा के बैठे थे, उनको अपने जी, जी, जी। बेटे लॉन्च करने थे, वो 20-21 टेक ले सकते थे। वहीं से गाना से आप जिसको नेपोटिज्म बोलते हो, नेपोटिज्म। सर तो वो उसी से आया। ये कौन सा एरा था जो स्टार सन्स की एंट्री हुई? राजेंद्र कुमार का बेटा कुमार गौरव, और धर्म जी का बेटा सनी। अच्छा, तो ये दौर हो गया आपके 80s और 80s 90s। 80s आफ्टर 85 आई शुड नहीं 83 83 के बाद से 83 दौर चालू हुआ। वो क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि 83 में मेरी शादी हुई, अच्छा, अच्छा। उसी टाइम का स्पान आया, ओके। उसी टाइम में गांधी बनी जिसमें भी हम जुड़े। जी, जी, जी। लेकिन उनकी जो मास्टरी देखने को मिली हुँ, अंग्रेज लोग की, जो उनकी स्क्रिप्ट वर्क होता था, हुँ। वो कमाल होता था। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट वर्क नहीं होता था। स्क्रिप्ट वर्क के जो मास्टर थे उस जमाने के अंदर, वो सलीम जावेद थे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जी, जी, नो डाउट। तो फिल्म दो ही टेबल पे बनती है, वन इज राइटिंग टेबल, सेकंड इज एडिटिंग टेबल। जी, एडिटिंग टेबल का महत्व मैं समझ चुका था, जी। सेट के ऊपर काम करता तो समझ जाता कि जो सीन आता था उसे हम पिक्चराइज करते थे। हुँ, तो असली वर्क आपका समझ गया। राइटिंग टेबल पे हो रहा है। पे होना ज़रूरी है। ये अगर वो आपको साइंस नहीं है, तो ये पहले साइंस सिर्फ डायरेक्टर को होती थी। उस हुँ। जमाने में तो वही था, वही सेटिंग्स करते थे, महीने महीने भर के लिए उनके पास में रूम्स बुक होते थे, सीन बनाते थे। उसके बाद में कहाँ से फिर आर्टिस्ट इनमें इन्वॉल्व होने कब शुरू हुए? जब अनिल कपूर की एंट्री। अच्छा। ये लोग अपने सीन्स पहले प्रिपेयर करके आते थे। जब ओके, सुभाष घई ने अपना इंस्टीट्यूट का फार्मूला यहाँ पे लगाया, ओके। जब उन्होंने कर्ज बनाई, जी। तो नए लड़कों को उन्होंने हीरो बना दिया हुँ, और सुपर हिट हो गई पिक्चर। वहाँ से फिल्म का सिनेरियो चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट से सीख के आए थे। तो सर, जहाँ पे अभी आपने बोली स्टार सन्स की एंट्री हुई, मतलब नेपोटिज्म तो आज से नहीं है, बहुत सालों से है। जब से बॉलीवुड है, आई थिंक तब से नेपोटिज्म है कहीं न कहीं। तो आपके हिसाब से ये अच्छी बात है या बुरी बात है? और मैं इसको और बाइफरकेट कर देता हूँ क्वेश्चन को। एक मैं आपसे पूछूँगा 80s और 90s के दशक की, 2000s भी आप थोड़ा मान लीजिए, और एक आफ्टर 2010 जो एरा चालू हुआ है, जिसको हम पैपराज़ी एरा बोलते हैं, कि वो पीछे घूमते रहते हैं एयरपोर्ट पे कि कहाँ जा रहे हो, जिम में क्या कर रहे हो? तो ये कैसा स्टारडम है सर? और स्टारडम है भी क्या? तो मैं उसको और ईज़ी कर लेता हूँ। पहले अपन जाते हैं कि जो नेपोटिज़्म पहले होता था, जैसे आपने कहा सनी पाजी आए थे या अनिल कपूर आए थे, जो भी थे। तो उस टाइम पे इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? क्योंकि आप ये तो नहीं बोलेंगे कि वो खराब एक्टर है नहीं, ना? वो अच्छे थे, जी, लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं था। ओके। लेकिन उनके पास वो माहौल था, हुँ। बचपन से वो चीज़ें देख रहे थे, तो वो इन हुँ। चीज़ों के बड़े यूज्ड टू थे। राइट, राइट। उनके लिए आरके स्टूडियो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हुँ। क्योंकि कुमार गौरव राज कपूर का असिस्टेंट रहे थे। ओके। तो वो माहौल देखा है वो उन्होंने। माहौल देखा है। हुँ, एक नए एक्टर को कोई भी जाएगा तो उसको उस हुँ। माहौल को स्टडी करने में ही वक्त लग जाता है। ओके। इस हिसाब से तो वो अच्छा था। प्लस वो वेल टू डू फैमिली से आ रहे हैं, तो हुँ। वो डायरेक्टर को लिबर्टी देते थे कि वो 5 टेक भी ले सकता है, वो 10 टेक भी ले, यू गिव द बेस्ट। जैसे विनोद खन्ना ने जब अपने हुँ। बेटे को लॉन्च किया, हुँ। तो बाहर शूटिंग कर रहे थे, जी। तो जिस बच्चे से उन्होंने एडिटिंग अपने एक्टिंग सीखी थी, हुँ। वो उस सेट के ऊपर उन्होंने रखा था। पंकज पराशर बोलता था कि मेरा शॉट ये है, हुँ। तुम्हें क्या करना है वो मुझे नहीं पता। अगर ये मुझे पता होता तो मैं कैमरे के सामने होता, तुम कैमरे के पीछे होते। बराबर है। तो वो जो उसका टीचर है वही उसे बताता था। तो कहीं एक्सपीरियंस के लिए आपको अपने गुरु का सम्मान करना पड़ता है। ऑफ कोर्स। और वो आपके लास्ट सवाल पे आ जाऊं, आज की युवा पीढ़ी वो सम्मान के नाम पे अपनी बॉडी दिखाती है, अपना स्टाइल दिखाती है, हुँ। और उनके पीछे कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कर रहा है, उनके पीछे कोई एक ऑडियंस काम कर रही है जो उनके नाम पे आती है थिएटर में। जी, मैंने सलमान खान का लॉन्च भी देखा है, जी, मैंने आमिर खान का लॉन्च भी देखा है, जी, और मैंने शाहरुख खान का लॉन्च भी देखा है। जी, बट आज वो सुपरस्टार हैं, जी। तो किसके दम पे ऊपर, वो शायद आप ज़्यादा जानते हो। जमाने उसमें भी 3 स्टार थे, जी, राज जी, कपूर जी। भी था, राजेंद्र कुमार भी था, जी। दिलीप कुमार भी था, लेकिन देवानंद किसी से कम नहीं था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। उन्होंने पैसा कमाया,
तो अपने टैलेंट पे कमाया। जी। ये मास अपील पे कमा रहे हैं। पीआर एजेंसीज जो काम कर रही है, सही बात है सर। सिंपल बात। मैं नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, आई थिंक शायद ये आज के ज़माने के हिसाब से रिक्वायर्ड भी है, ठीक है। मैं खुद उसका इतना बड़ा कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, इट्स चलता है। जो है अब वो करना है, ज़माने के हिसाब से चलना पड़ेगा। पर आपने बोला कि पहले के आर्टिस्ट ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा सिंसियर होते थे आज के आर्टिस्ट के मुकाबले, बराबर? तो सर आपको नहीं लगता कई बार रीटेक लेना इज़ अ गुड थिंग? क्या पता आपके थर्ड शॉट में या फोर्थ शॉट में आपके फर्स्ट शॉट से बहुत बेटर शॉट आए। पर तो सर वो तो फिर अगर आर्टिस्ट चाहता भी करना तो वो नहीं कर पाता होगा। सर फिल्म मीडिया है डायरेक्टर का। जी। इफ ही सेटिस्फाइड देन हु इज द एक्टर? एक्टर तो उसके हाथ की कठपुतली है ना, वो जैसे नचाएगा वैसे ही जी नाचेगा। जी जी जी। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एक क्या 5 टेक तक लेगा। बट हम्म। आप अगर सजेस्ट करोगे टेक लो, तो वो राइट। किस अथॉरिटी से कर रहे हो? मीन्स आप पहले में टेक दोगे ही नहीं, तो आप सर वेस्ट ऐसा करोगे। ऐसा कोई किस्सा हुआ है जहाँ पे शूटिंग करते समय हम्म, एक्टर की झड़प हो गई डायरेक्टर से? वो हमेशा होती थी। हमेशा होती लेकिन थी। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता हूँ। जी शक्ति फिल्म बन रही थी, जी बांद्रा में शूटिंग चल रही थी। जी दिलीप साहब, जी राखी, जी दोनों अपने जमाने के जी जी। टॉप बेस्ट टॉप एक्टर, टॉप। जी। यू कैन से। हाँ जी। मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, आपके सामने की बात है, मेरे सामने की। बताइए सर। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन में जाते थे, सेट पे हम्म अलाउ होते थे, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं, आप देखने देखो। क्योंकि हाँ हम इंडस्ट्री के पार्ट हैं, हमारा एसोसिएशन का कार्ड है, जी। उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप देख सकते हो। अच्छा। दिलीप साहब का अपना एक दौर रहा है, डेफिनेटली सर। हर दौर में हम्म। उनके हिसाब से इंडस्ट्री चली है। बराबर है। मानते हो इस चीज को? जी जी जी। वो 10 रीटेक देंगे, हम्म। इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि 10 लाख की फिल्म अगर 50 लाख की बन रही है, तो हम्म। उस नाम के कारण, दिलीप जी के नाम पे। दिलीप जी, जी। दिलीप साहब के रीटेक मान के चलो 10 रीटेक होते थे, होते ही थे। होते ही थे। अच्छा। तो राखी का टेक ऑलमोस्ट 2 या 3 में, ये पब्लिक डोमेन में चीज आई हुई है। ओके। 2-3 टेक के बाद में राखी का डाउन होना शुरू हो जाता था। वो मानते कि आई एम गिविंग द बेस्ट, राइट आई एम गिविंग द बेस्ट। राइट राइट। तो उसने बोल दिया था कि मैं ये फिल्म छोड़ रही हूँ। अच्छा। लगता मुझे तो एक्टिंग नहीं आती कि मैं इतने टेक हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ। सेकंड डे दिलीप साहब ने बुला के उनको बोला, क्या बात है, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई? हम्म। बोले सर मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं। फिर? तो दिलीप साहब बोले भाई ऐसा कैसे? हाँ अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो आपको हाँ कास्ट क्यों किया जाता है? और हमने पता किया आपकी पहले की फिल्में सब अच्छी चली हैं, हाँ हाँ और हाँ। हमने उनको देखा है। जी। अगर आपको हमारे अगेंस्ट लिया गया है तो कोई एबिलिटी देख के लिया गया। तो बोले सर फिर 10-10 टेक क्यों होते हैं? हाँ। तो उन्होंने सहज से बोला कि देखो, हम घर से रिहर्सल करके नहीं आते। डायरेक्टर ने सोच लिया, हमने अपनी लाइनें याद कर ली, मम कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या बनेगा, रूम कौन सा है, हमारे साथ में बच्चा आ रहा है, ये मेरे साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। तो ये हम 5-7 टेक के अंदर तो एक तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं, देन हम उसको टेक को करने के लिए अपना 100% देते हैं। तो तुम 5-7 टेक में ऐसे ही कर लिया करो। कमाल है सर। तो लीजेंड्स हाँ। इंडस्ट्री को डिक्टेट कर सकते हैं, राइट। न्यू कॉमर नहीं कर सकता। बराबर है सर। बात वही है, पर उनको लगता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी। वो गलत ये हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। हाँ बराबर है सर। सर एक सवाल और, क्योंकि हम उस एरा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे और किस्से ज़रूर सुनूंगा, लेकिन पहले एक सवाल कि जो टेक्निकल चैलेंजेस आप लोगों ने उस दौर में फेस किए होंगे, विच आई एम श्योर आपने किए ही होंगे, और आज एकदम ऑपोजिट है सर। मतलब इतना आसान हो गया है ना वो चीज़ें कि आई डोंट नो कि वो एक्टर है भी या नहीं है। जैसे सर सिंगर है आज के टाइम पे, ऑटो ट्यूनिंग होती है, गाना गाता है ना। लेकिन मैंने ये बात पता नहीं किसने कही थी, शायद अरिजीत सिंह ने कही थी, किन्हीं ने कही थी किसी इंटरव्यू में, कि
ऑटो ट्यूनिंग लाने वाले ही A.R. रहमान साहब थे, क्योंकि उसका कहने का मतलब, उनका कहने का मतलब था कि जब हम गाते हैं, जब हम इमोशंस डालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सुर छूटेंगे ही छूटेंगे, और उसको करेक्ट करना कोई खराब बात नहीं है। तो सर, अगर मैं इसको फिल्म के दौरान पे लेके जाऊं, तो आपके हिसाब से सबसे कॉमन टेक्निकल चैलेंजेस उस टाइम पे कौन से आप लोगों को फेस करने पड़ते थे? सर हमारे टाइम में नौशाद साहब हो, कल्याण जी आनंद जी हो, जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी वो अपने आप में इतनी कंफर्टेबल ट्यून बनाते थे, जी। सिंगर का स्केल देख के ट्यून बनाते थे, हम्म और प्राय सीनियर सिंगर होते हुए भी हम्म वो रिहर्सल करने उनके घर पहुंच जाते थे। और जो लीजेंड थे रफ़ी साहब, जी वो छोटे म्यूजिक डायरेक्टर को भी वो रिस्पेक्ट देते थे कि उनके पास सिटिंग रूम नहीं है, तो वो अपने घर बुला के रिहर्सल कर लेते थे और अच्छा। उसके बाद में माइक पे आके गाते थे। हम्म। आज जैसे सिंगर है करके गाते हैं, सॉरी टू से, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, नहीं नहीं लेकिन सर, यही बिल्कुल स्टाइल करके गाते हैं ना। बिल्कुल सर। मैंने रफ़ी साहब को कभी ऐसा करते नहीं देखा। जी जी जी। वहाँ पे शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग में बैठा है तो उनका शम्मी कपूर का टोन है। बराबर है। वो एक्टर अपना काम छोड़ के रिकॉर्डिंग में आता था। एक आपको मैं सुनाता हूँ हाँ सर। बात। एक फिल्म में राजेंद्र कुमार थे, ठीक है लेक टंडन उसके डायरेक्टर थे। ठीक है। गाना हो गया, सबने वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम्म। क्योंकि लेक टंडन के प्रोफेसर के अंदर शम्मी कपूर हीरो थे, जी। उन्होंने वो विजन लेके गा दिया। आ, अभी जो फिल्म बन रही थी वो झुग्गे आसमान थी, उसके अंदर राजेंद्र कुमार हीरो थे। तो लेक टंडन जाके बोले कि रफ़ी साहब थोड़ा सा हिल गए। बोले क्या हुआ? राजेंद्र कुमार है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। उन्होंने वो गाना फिर से गाया और आप सुन के देख लो, कौन है जो सपनों में आया, राइट राइट। कौन है, जो दिल बिल्कुल लगाया। राजेंद्र कुमार स्टाइल में गाया। तो वो इरा इस तरह से था कि लगता था कि तलत महमूद ने गाया तो ये अब दिलीप साहब के ऊपर तो सर, जाएगा। वो जो आप कह, जो मैं समझ पा रहा हूँ इतना, कि पहले के लोग होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करते थे, इसलिए वो ऑन स्क्रीन वो चीज़ दिखती भी थी। दिखती थी। कमाल है सर। आज म्यूजिक रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद में सिंगर डिसाइड होता है। हाँ एक सिंगर गा के चला जाता है, वो कब रिप्लेस हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। सर, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहले के ज़माने में आप, मैं तो सर इतना, मैं 95 बॉर्न हूँ सर, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं, लेकिन मुझे पसंद है पुरानी पिक्चरें, मैं कुछ कुछ कभी कभी देखता हूँ सर। लेकिन ले दे करके हमारे पास उंगलियों पे गिनने लायक सिंगर्स थे, जितना मैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। आज सर, भगवान जाने कितने, हर गली में आपको एक सिंगर मिल जाए, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? पहले इतने कम सिंगर्स क्यों होते थे? क्या औरों को चांस नहीं मिलता था, या फिर यही लोग बोलते थे कि हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है। उसी समय में अनवर आया, मैं नहीं जानता सर। मैं सुनूंगा, लेकिन अब आपने बोला तो। उसी में मुन्ना अजीज आया, उनका नाम सुना है जी। एलपी के लिए उन्होंने भी गाया। उसी अनवर का जब एक गाना हिट हो गया था, जी। जनता हवालदार के अंदर, राजेश खन्ना के ऊपर सुपर हिट गाना उन्होंने गाया, हम्म। उनको चांस मिलने वाला था, हम्म। उन्होंने डिमांड रख दी। अब क्या आप सोच सकते हो उस जमाने का इस जमाने में कोई राज कपूर से डिमांड कर सके कि साहब मैं 5,000 रुपये पर सॉन्ग लूंगा? कोई सोच सकता है? नहीं। तो इट मीन्स आपका ईगो राइट। सामने वाले के टैलेंट पे जब हावी होगा। हम्म। उन्होंने 2 सेकंड में रिप्लेस कर लिया, सुरेश वाडकर आ गया। तो नए थे ना उस समय, जी 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 यशुदास भी आया था ना। लता जी अगर नहीं गाती तो हेमलता को भी काम मिला था ना, जी 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 सुमन कल्याणपुर को काम मिला ही था ना। जी। आज कितने भी इल्जाम लगा दो, लेकिन जो चांस मिले उसमें उन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि वो अपने काम में मास्टर थी। हम्म। कविता कृष्णमूर्ति को हमने स्ट्रगल करते देखा है। कमाल की सिंगर है सर, कमाल की सिंगर। अनुराधा पौडवाल जहाँ मैं रहता था उससे 10 घर छोड़ के रहती थी, उनका स्ट्रगल मैंने देखा है। बट अनुराधा पौडवाल आई ना, जी जी जी। और किसी बात में सही बात है सर। तो टैलेंट नहीं छुप सकता सर। जी 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 आप जी हजूरी करके एक फिल्म में गाना ले सकते हो, जी 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 लॉन्ग रन में नहीं ले सकते। जूली के गाने देख लो, उस टाइम राजेश नए थे, जी। उनकी कंपोजिशन हिट थी, हिट हुए। तो कोई स्थाई नहीं है सर। नौशाद है
तो गुलाम मोहम्मद भी है, उनकी असिस्टेंट भी है, क्या बात है। खयाम साहब भी हैं, कल्याण जी हैं, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आए, जी 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 मुकेश गाते थे जी, तो मनहर भी आया, कमाल और है मुकेश जी बोल के गए कि ये अच्छा गा रहा है, मेरे से क्यों दोबारा गवा रहे हो? सर। अच्छा। ऐसा भी हुआ है सर। अरे वाह। एक गाना बताता हूँ आपको, जी। महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, आई एम ए डिस्को हाँ ऑफ डांसर। कोर्स। जी सर वहाँ पे म्यूजिशियन आते थे, रिकॉर्ड होता था सब। सुभाष घई आए, उन्होंने सुना, दैट्स नाइस, डांसिंग सॉन्ग है, कर जी लेंगे। बोले नहीं सर, अभी मैं म्यूजिक पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, मुझे जो चाहिए था वो यही है, मुझे राइट। बीट चाहिए थी, अब तुम इसको गाना बनाओगे, नहीं चाहिए। तो बोले सर म्यूजिशियन पेमेंट कर दो। और वो गाना आज कहाँ है सर? सर आज भी सुनते हैं। बात वही है, डायरेक्टर का अपना एक कन्विक्शन होता है, उसी पे वो अगर रहेगा तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको फॉलो करेगा सर। राइट। सर एक नौशाद साहब, कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं आपसे। दो पूछ लो। आपने सिंगरों को बहुत नजदीक से देखा है ना अपने टाइम पे, हम्म। सबसे एरोगेंट कौन था? हमारी अगर आप नाम लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा सर। सर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काम हमने उनको दिया है, जी आज भगवान ने उनको सक्सेस दी है, जी बट ये सक्सेस परमानेंट तो नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स। नहीं रहेगी ना। मैं नाम ले सकता हूँ, सर लेकिन ले क्यों हम लीजिए। आपस में दुश्मनी करें? क्योंकि हर छोटे के ऊपर बड़ा है। अच्छा मैं रिवर्स कर देता हूँ, सबसे डाउन टू अर्थ कौन था? मुकेश जी, मुकेश जी। रफ़ी साहब, अच्छा अरे वाह। महेंद्र कपूर, ठीक है। इवन मैं तो बोलता हूँ आशा भाई। अच्छा। हम सोचते थे उनको 11,000 देने पड़ेंगे, अरे गाना बहुत अच्छा दिया, जो मन में आ दिया, तो हमने जो रैपर करके दे दिया, लेके चली। राइट राइट। मेरे पास एक गाना रिकॉर्डेड रखा जो मैंने लता जी के लिए बनाया था, हम्म गाना रिकॉर्ड हो गया, हम्म। उन्होंने सुना, तो एक डमी साउंड हमने रिकॉर्ड करवाई थी, अच्छा, सुन के कहती कितना अच्छा गाया है। ये आशा जी ने बोला? लता जी लता जी ने बोला? लता जी। अच्छा सॉरी। आशा ताई ने मेरे गाने गाए, 3-4 गाने गाए, जी जी। आती थी, मीठे गाने बनाती है, ऐसे गाने गा के कहीं सुकून मिलता है। और वही गाना जब वेस्टर्न गाती थी जी तो क्या गाती थी आपको पता है? लई रे लई, गाया ना उन्होंने, जी 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 जी। क्लिक पे गाया था, सारा म्यूजिक बाद में बना है, बट सुन के उनको अच्छा लगा। अच्छा, म्यूजिक बाद में बना है? म्यूजिक बाद में, अरे वाह। वो ए आर रहमान है, क्योंकि ए आर रहमान के पास में इतना भर भर के टैलेंट है जी जी जी, कि आप no सोच doubt। नहीं सकते। ये तो है सर, ये तो है। वो ऐसी खामोशी में, रात की तन्हाइयों में काम करता है हाँ कि कोई भगवान उनको देता है। सर, ये तो मैंने भी सुना है सर कि तो उनकी टीम बहुत खुश है। सर मैं क्या अभी ना पिछले हफ्ते विशाखापट्टनम गया था किसी शादी में, तो ना सर वहाँ पे मेरे कोई कज़िन है, वो काम करते हैं कोका कोला कंपनी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट के लिए ए आर रहमान जी के साथ काम किया था। तो उनकी जो टीम के साथ वो बात कर रहे थे, और माई कज़िन इज़ ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। तो उन्होंने बोला कि यार इनकी ना एक ही बात है जो उनकी टीम को नहीं पसंद इनके बारे में, बाकी सब बढ़िया आदमी है, काम टैलेंट, कि ये इंसान रात को काम करता है। अब सर देखो, जो कलाकार तो होगा, जगना पड़ेगा उनके सबके साथ रात को। कहानी वही है। हमारा गुरु कौन? हम फिल्म वाले हैं ना, जी हमारा गुरु कौन? बताओ सर। अंधेरा। अरे वाह, कमाल। हम जो चीज़ विजुलाइज करते हैं वो अंधेरे में करते हैं, कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। इस जमाने के बाद उस जमाने में हम्म फिल्म लेके आते थे, हम्म अंधेरे में लोड होती थी, हम्म। अंधेरे में निकाल के उसको बॉक्स में बंद कर देते थे, अंधेरे में ले जाके लैब में उसको डेवलप करवाते थे, सर बहुत गहरी बात बोल दी आपने, सच अंधेरे बताऊं। में वो डेवलप होके आती थी। हम स्क्रीन बैक पे काम करते थे, मूवेला पे हाँ काम करते थे, लाइट ऑफ कर दो, उसमें उस फ्रेम को देख के हम मार्किंग करके एडिट करते थे। राइट राइट। पूरी फिल्म बन गई, सिनेमा हॉल में आ गई, लाइट ऑफ कर दो, फिल्म दिखाएंगे। गुरु कौन हुआ? अंधेरा। कमाल बात बोल दी सर, ये तो तो। जब इतना सुकून है, जब सारी जी प्रकृति सो रही है, सब कुछ कर रही है, उस समय कोई एक ऐसी इंद्री जग रही होती है जो आपको डिवाइन पावर से मिलाती है, वाह। और उस समय जो संगीत बनता है, या कोई भी आर्ट फॉर्म कोई भी आर्ट फॉर्म बनती जी है, जी जी। तो सर वो काम करती है। बहुत कमाल, इतनी बहुत सी कमाल। बात है। वाह।
हिला दिया सर आपने एक बार को, तो डीप थॉट में चला गया मैं। सर जितना सोचोगे, जितना कहना से कहना जादुई चिराग को घसोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। बराबर बात है हमने हमारी जिंदगियां दी हैं, जी। आज की जनरेशन पे थोप नहीं सकते। लेकिन उस बंबई को छोड़ के आके आज मैं राजस्थान में जी, कहीं दुखी नहीं हूं, कोई दुख नहीं है। कोई दुख नहीं है। कि आप- मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि जितना सीखना सीख ले, बट जब तेरा टर्न आए तो तू लौटा देना। अरे वाह, ये एक टैलेंट लेके अगर तू मेरे पास वापस आएगा तो मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। वाह, जो कुछ ज्ञान है उसको बांट दो, लेकिन इज्जत से। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। कोई गन पॉइंट पे किसी से टैलेंट नहीं ले सकता, हम्म, ज्ञान नहीं ले सकता। नक्श लालपुरी ने मेरी एक फिल्म में गाना लिखा था जिसने भूपेंद्र जी ने गाया था, जो गिटारिस्ट थे। जी जी जी। जिंदगी तू मेरा साथ देना, प्यार से हाथ में हाथ देना, कर्ज मुझको चुकाना है हम्म, हर सांस का। ये सांसों का कर्ज है जो भगवान ने हमें दिया, और हम इसका कर्ज चुका के चले जाएंगे। राइट। हम चले जाएंगे, लेकिन ये टैलेंट यहीं रहना चाहिए। यहाँ का यूथ उसे आगे बढ़ाएगा, वाह, वो उसको दिशा दे सकता है, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है सर। बात वही है बस। सर माइंड ब्लोन कर रहे हो आप मेरा धीरे धीरे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिंदगी है, नहीं सर, मजा आ रहा है बहुत बात करके आपसे एक्चुअली। चलती रही है, चलती रहेगी। हम्म, वो राज साहब की थ्योरी है, पुराने जोकर जाएंगे, नए जोकर आएंगे। तो हम तो वो हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना जाना कहाँ। कहाँ, सही है सर। ले ले, अच्छी बात है, सर थोड़ा पर्सनल हो जाए, हो जाओ। पक्की बात। हमारा कुछ पर्सनल होता ही नहीं। फिल्म वालों की जिंदगी हमेशा खुली किताब होती है, जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हाँ, कोई फर्क नहीं सर पड़ता। शराब पीते हैं आप? नहीं पीता, कभी नहीं पी? कभी नहीं पी, कोई मन भी नहीं किया? नहीं किया। सिगरेट? क्योंकि दारा सिंह ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी क्या? कि तू 1000 की, लाख रुपए की बोतल पी ले, जी। लेकिन जब यहाँ से नीचे उतर के जाएगा ना, हम्म, तो सांता क्रूज पहुंचने के लिए तेरे पास पैसा है, ये सोच लेना। बड़ा पापा का पैसा है या नहीं है, वो सोच लेना। वाह। तो सर वो फ्री की दारू आपको हार्म ही करेगी। नहीं फ्री की नहीं, मतलब खरीद के भी पी सकते हो। कभी मन नहीं किया सर? नहीं। सर आप एक बात बताओ। दारू पीने के लिए जो मैं 4 घंटे वेस्ट करूंगा, जी। उस टाइम में अगर मैं तो भयंदर में रहता था तो 1 घंटा मुझे घर पहुंचना है। हम्म, लेट नाइट पार्टी कब खत्म होती, बराबर है। कैसे जाओगे? 500 रुपये टैक्सी के हैं आपकी जेब में। सर वो एक संघर्ष का जमाना था। सर तो मतलब सिचुएशन टाइट रहती थी हमेशा। नेचुरल बात है, क्योंकि आप लाखों के सपने किसके पे लगा रहे हो? फिल्म पे लगा रहे हो, अपना घर बार प्रोड्यूसर का लगवा रहे हो, और आप उसके ऊपर ऐश करोगे? क्या आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे? ओके। राज साहब की पहली पिक्चर हिट हुई थी तो उन्होंने बोला था कि बंगला बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते जी जी जी। हैं। उनका जवाब था ये तो बाद में बन जाएंगे, पहले स्टूडियो बना लेता हूँ। बराबर बराबर। तो वही है, पहले साल खटिए फिर बटिए। पहले अपने आप को वहाँ पे स्टेब्लिश करने के लिए घर बार तो बनाए। जी जी। कब तक किराए के मकान में रहोगे? जी 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 जी। सर तो घर लिया आपने फिर वहाँ पे? हाँ, बॉम्बे में 2 घर लिए हमने। अरे बस अभी भी है? अब जब यहाँ पे आ गए तो वो खूंटा नहीं उखड़ेगा तो बाहर पे वहीं भी जाऊंगा। गाय रात शाम को कहाँ जाएगी? अपने खूंटे पे। घोटे पे। और अगर आपको यहीं पे रहे तो मैंने खूंटा यहाँ गाड़ दिया, अरे वाह। यहीं से गया था। सर आपके तो आसपास तो खूब चलते होंगे शराबे और हाँ, सब चलता है, उसमें क्या है? तो कभी दोस्त कभी बोलता ना, अरे यार आज तो एक पैक पी ले, कुछ नहीं होता? सर मेरे लिए अवार्ड था कोई मुझे को दूध का गिलास पिलाएगा। अच्छा। और जब 36 चौरंगी लेन के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड अशोक मेहता को मिला था जी। तो हम टीवी के सामने ताली बजा रहे थे, क्योंकि वो हमारा दोस्त था। अरे वाह। स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा था और नेशनल अवार्ड मिल रहा था। वाह। और उसने बोला कि मैं नाइट फ्लाइट से सांता क्रूज जा रहा हूँ, तो मेरे को लेने आओगे क्या? हाँ। तो मैं, बबलू, जी। सब सेंटूर होटल में सांता क्रूज के सामने बैठे थे कि वो आएगा तब शुरू करेंगे। तो सबको ये पता था कि ये दारू नहीं पीता। ओके। तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक हीरोइन, उसने देखा कि यार सर आज जा रहे हैं
आज ये पार्टी मनाएंगे क्योंकि इनके आदमी को नेशनल अवार्ड मिल गया। हाँ हाँ जाए हाँ सर, हम टेबल पे बैठे रहे, हाँ फ्लाइट का इंतजार किया, हाँ हमने किसी ने कोई दारू नहीं पी। अशोक मेहता जब एंटर हुआ जी तो लड़की उठ के आके बोलती है, भाई पंडितो, ये कम से कम इसकी सेलिब्रेशन में ये कैसे दूध तो पी लो। तो सर वो हमारे लिए अवार्ड होते थे। अरे वाह दोस्त आया, हमने खुशी मनाई। अरे वाह ऐसे एक मयूर था, वो अमेरिका पहली बार जाके अमिताभ बच्चन के सारे उसने बचपन के रोल किए। जी 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 बोले यार मुझे लेने आओगे? मैं क्यों नहीं आएंगे यार, हम्म वहाँ पे इतनी फेंक के चले आ रहे हैं। अब यहाँ पता लगा एयरपोर्ट पे कोई 4 आदमी भी नहीं होंगे तो क्या होगा। ये जिंदगी के सच थे, हम उनको जीते थे। राइट राइट तो यार वो बोतल लेके आया, तो हम तो पीते नहीं। बोले यार मैं पी लूंगा, एक बार हाथ तो लगा दो इसको। दिखता कुछ और है और होता कुछ और होता है कुछ और बेसिकली। हाँ, बहुत सही तो बहुत हमारी सही। चीज कोई छुपी नहीं है, कोई हम्म, कुछ नहीं। हम्म, सिगरेट पी के क्या कर लोगे? मैं आज भी मेरी सांस ले रहा हूँ ना, जी जी नहीं तो टीबी की सांस ले रहा होता, किसी हॉस्पिटल में पड़ा होता। फायदा क्या उसका बताओ ना। अरे वाह। तो आप डगमगाए नहीं, मतलब कुछ उसूल होते हैं हर इंसान के। आई थिंक ये आपके उसूल होंगे कि मुझे ना शौक है ना मुझे करने का मन है कभी। जो काम कर रहे हो उसी जो पे काम कर उसका नशा बना लो उसका नशा basically। था। अरे वाह हमारे मेरे को नाम मिला था वर्कोलिक का, अरे वाह, मोर देन हैप्पी। जब मैं देख भाई देख कर रहा था, जी शेखर सुमन ने बोला था, ए वर्कोलिक। ठीक है सर, क्योंकि वो इंडिया का पहला 24 ऑफिस था, 24/7 जी 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 वीडियो सिटी। जी 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 of course। आनंद महेंद्रू ने मैं बहुत सिखाया, 24 घंटे उसके साथ रहते थे। हम्म। जब आर्टिस्ट सेट पे पहुंच जाते थे तब बोलता था अब तू घर जाके नहा के वापिस आ जा। सुबह 7 बजे से काम कर रहे हो, आप 9 बजे अपने घर जा रहे हो, 2 घंटे में नहा के रिफ्रेशमेंट लेके जी आप वापस बांद्रा आ रहे हो, बांद्रा से ऑटो पकड़ रहे हो, आर के जा रहे हो। उस टाइम वो फ्लाईओवर बन रहा था। राइट राइट 1-1.5 घंटे में जाके हम वहाँ पहुँचते थे, जी 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 तब तक वहाँ लंच हो चुका होता था। अरे बाप रे। लेकिन तब तक वो डायलॉग्स मम कर चुके होते थे और 2 बजे हम सेट पे जाके स्विचर पे बैठते थे। तब देख भाई देख बनता था सर। आज इतने सिटकॉम कॉमेडी बन रहे हैं, जी जी जी। क्या देख भाई देख के बराबर है कोई आज? तो वो अपने आप में एक लेजेंडरी शो है सर, नो तो डाउट। मेहनत तो करनी पड़ती है उस सर। टाइम पे ये निकालना। सर एक और बात बताओ ना, टीवी में भी आपने खूब काम किया है ना। चलो उस पे बाद में आते हैं, पहले एक चीज़ पूछता हूँ। इंग्लिश मूवीज देखते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। हॉलीवुड का बिल्कुल शौक नहीं आपको? हिंदी खूब मतलब। आप इस जहन में जो डालोगे, जी। चवन्नी डालोगे अठन्नी बन के आएगी ना, यही सोचते हो आप। मैं नहीं सोचता, मुझे मत घसीटो लेकिन इसमें। उसके बाद में जो प्रेस है, ये जो मीडिया है, जी 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 ये आप पे इल्जाम लगाएगी कि आप ये वहां से इंस्पायर हो। ओके। हमने सर वो तो आज भी लगाती है, कितने गाने हम सुनते हैं जो कि, और आज के टाइम के नहीं, इवन सर, आर डी बर्मन सर और इस पुराने। उन्होंने किया तो आप इल्जाम लगा रहे हो ना आज। हाँ हमने भी वो फिल्में की, हाँ हाँ हाँ। अदर साइड मिडनाइट, उस पे ओबे बाबा साउंड कुमार टांक ने बनाई थी। शॉट टू शॉट देख के बनाते थे। बर्निंग ट्रेन बनी थी, लेकिन बनाने वाले कौन थे? राइट। क्या उन फिल्मों से सक्सेस मिली? मिली सर। ओबे बाबा फ्लॉप, द बर्निंग ट्रेन फ्लॉप, बर्निंग ट्रेन फ्लॉप थी उस टाइम में। सर काला क्या बात पत्थर कर फ्लॉप रहे हो? थी। क्या बात कर रहे हो? हिस्ट्री उठा के बैठो। तो मेरे को तो बहुत, मतलब सब तारीफ करते हैं बर्निंग ट्रेन, तो कमाल की पिक्चर थी और ये और वो। कमाल की पिक्चर थी। आई थिंक उस टाइम के लिए शायद वो ना बनी हो। जैसे सर नायक भी फ्लॉप थी लेकिन बाद में हिट हो गई। जो अच्छा मेरा नाम जोकर फ्लॉप थी, और आज प्रूव सबसे बड़ी हिट वो है आरके की। वाओ। टाइम से अहेड जो फिल्म बनेगी वो उस टाइम फ्लॉप हो सकती है, लेकिन आपने जेन्युइनली काम किया है। आप एक फिल्म है ईमान धर्म, कभी देखना, व्हाट ए फिल्म, नहीं चली। यश चोपड़ा ने पहली बार अपने काबिल असिस्टेंट को फिल्म दी, दूसरा आदमी। फिल्म देखना क्या मास्टरपीस है, लेकिन उन्होंने टाइम से 10 साल पहले की फिल्म थी, नहीं चली। आज देखो मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे उस फिल्म के। वाओ। तो इसका कारण क्या होता है सर, क्यों नहीं चलती फिल्म उस टाइम पर? सबसे बड़ी चीज होती है कि आदमी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। आप सोशल फिल्म बना रहे हो
और बनाते बनाते आप कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म बना दोगे जी। तो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन क्या लेके आया, क्या सोच के आया, आपसे बताओ। एक चलती हुई ट्रेन दिल्ली से चलेगी, बॉम्बे पहुंचेगी, जी यही है ना। जी दिल्ली ये है, जी बॉम्बे ये है, जी किधर जाएगी? राइट टू लेफ्ट जाएगी ना। जी। वो फिल्म लेफ्ट टू राइट जा रही है। अरे बाप रे। चलो छोड़ो सर, ये एरा तो छोड़ो, अब थोड़ा आज के एरा में आता है, ठीक है। तो सर मेरे को तो जिधर ले जाओगे मैं चल जाऊंगा, आ जाओ आ जाओ मैं तो पास्ट में जी रहा हूँ अभी। साथ में चलते हैं सर। तो सर आज एवरीबडी नोज ओटीटी, आप ओटीटी देखते हो? ओटीटी हाँ। प्लेटफॉर्म्स पे हो? देखा है। पसंद है नहीं, कंटेंट? नहीं बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। आता? कोई तो पसंद आया होगा। सर इतना फिर क्यों देखूं जिसमें गालियां सुननी है, मैं मेरे परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता। नहीं तो एंटरटेनमेंट तो सर बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है ना अभी। सर जब आपको बनाना ही नहीं है, जी मेरे पास कोई करोड़ रुपए लेके आएगा नहीं, जी और आप 100 करोड़ की मेरे को दिखा के बोलते इट्स फैंटास्टिक, मैं क्यों बोलूं? तुमने रातें काली करके बना दी, जी फ्री का मीडिया देख रहे हैं, जी। आपके आंकड़े आ रहे हैं, हम वो जी। पढ़ रहे हैं ना। हम्म उसको देख के मैं क्या सीख सकता हूँ बताओ मेरे को। जैसे मैंने इंग्लिश नहीं देखी तो मोटी भी नहीं देखना चाहता हम्म। कि वहां पे लेकिन सर सर एमबीए सीख। अच्छा कंटेंट तो बन रहा है, ऐसी बात नहीं ओटीटी में, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंट्स भी बन रहा है। एक बताओ, हम्म, इतना सोचने में टाइम लगा ना। हाँ वो बात है तो सही, लेकिन वही मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनमें फिर गालियां हैं जो आपने अभी बोला कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो सर ये आप संस्कार दे रहे हो क्या जी। इस सोसाइटी को? तभी तो ये आपस में झगड़ रहे हैं ना सारे। पर सर एक बात बताओ, चलो आपने संस्कार वाली बात करी ना सर, मंटो साहब भी थे और वो क्या लिखते थे वो आप भी जानते हैं। वो उन्होंने उस दौर का सच लिखा था जो बैन कर दिया गया था। एग्जैक्टली। तो सर गालियां भी तो सोसाइटी का पार्ट है ना। तो कौन बैन करेगा? क्योंकि आप पे अब सेंसर नहीं है, आप सेंसर को ही नहीं मानते। तो सेंसर बोर्ड थोड़ी भंग कर दिया आपने। सर एक बात बताओ, जो आपके हिसाब से जो मंटो साहब ने उस टाइम पे लिखा है हाँ। और वो बैन कर दिया गया था, हाँ क्या वो सही था या गलत था? सर वो सोसाइटी ने गलत किया था। खोल दो पढ़ लो। आज ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसके ऊपर कोई बायोपिक बनाएगा, कोई प्रेजेंट ईरा की फिल्म बनाएगा, आप देखना चाहोगे? अपनी माँ बहन की इज्जत लुटता हुआ देखना चाहोगे? 1971 वार जब क्या ना से पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, ऑलमोस्ट ये सिनेरियो था। 90,000 से अबव लोगों ने सरेंडर किया था, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है। क्या आज तक किसी ने उस पर फिल्म बनाई? बहुत तो सेंसिटिव गंदगी गंदगी ही होती है सर, और अच्छा ही होती है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी जी तब भी सच था, आज भी सच है। आज तो कई चीजें इतिहास में दबा दी जाती हैं। अब कोई उसको खोल के दिखाएगा तो क्या होगा? झगड़े बढ़ेंगे। जी जी जी। हम एक होने के लिए बने हैं या झगड़ने के लिए बने? लेकिन सर अगर सच गंदा ही है क्या करें? अब हिस्ट्री हो गई, उसको चेंज नहीं कर तो सकते। सर मेरे को बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोलता हूँ। बोलो सर, कंट्रोवर्सी चाहिए सर, बोलो। कितनों ने बोला गांधी जी ने गलतियां की, उनकी गलती से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, बहुतों ने बोला सर। बोला ना। हाँ जी। लेकिन उसी सब्जेक्ट पे हाँ जब रिचर्ड एटनबरो ने गांधी बनाई, जी 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 जी। दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म इन द वर्ल्ड। तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों पकड़ते हो? पॉजिटिव चीजें भी तो सोचो ना। आप चुन चुन के नेगेटिव निकालोगे तो इस पानी में भी मेरे को लगता है कि ना कितने बैक्टीरियाज मिलेंगे आपको। ऑफ कोर्स। बट क्या इसको बिना पिए मैं रह सकता हूँ? नहीं सर। तो सोसाइटी में रहना तो सोसाइटी के हिसाब से चल लो ना। किसी ने कानून नहीं बनाया जी। कि बेटा बाप के सामने सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन अगर वो 10 रुपए की सिगरेट भी पी रहा है, बाप सामने आया ना तो पीछे भी हाँ बाबूजी कुछ काम था बोलता है ना। जी जी रूल और रेगुलेशन अलग है। जी। आपकी आत्मा मानती है आप करो, मैं थोड़ी सिस्टम को बदल सकता हूँ। राइट राइट राइट। लेकिन रहना मुझे इस सिस्टम में है। आज मैं सामने वाले को गाली दूंगा तो किसी दिन तो उसका मन करेगा यार पत्थर मार देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बी पॉजिटिव इन लाइफ, इट्स सो सिंपल। काम की तो कमी नहीं है, इसको छोड़ दो दूसरा मिलेगा। अब तुमने इतनी डोज दे दी, मैं पहले एक बार पानी पी लेता हूँ। पियो ना सर। और कुछ मंगाऊं सर? दूध पियेंगे? वो भी टाइम आएगा जब हम साथ काम करेंगे। अरे सर जरूर। तो सर वैसे
बात आपने जो अभी आखिर में बोली, कमाल की बात है। और आई होप कि ये जो बात लोग को गलत वे में ना समझे और आज की जनरेशन इसको इस तरीके से समझे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। एंड आई होप वो दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, दे आर एजुकेटेड, आई होप। एनीवेज सर, मूविंग फर्दर, ये मुझे मालूम है आपके पास ऐसे अनगिनत किस्से होंगे, है ना? और अभी वो सारे किस्सों को तो हम टच नहीं कर सकते बिकॉज वी कमिंग टू एन एंड। लेकिन सर मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल के अंदर सर फिल्मोग्राफी और फिल्म उदय के नाम से पहले फिल्मों की बातें करते थे, किस्से बताते थे। तो सर, हम्बल रिक्वेस्ट, आप ये चीज़ दोबारा इसको चालू करें। आप अपने सोलो वीडियोस बनाएं, डालें इसी चैनल में, क्योंकि सर आप पहली बार एज अ गेस्ट इस चैनल पर आए और मुझे आपको होस्ट करने का मौका मिला, लेकिन आप पहले यहाँ पे होस्ट हुआ करते थे। तो सर वो आप दोबारा चालू कीजिए। मैं सच में चाहता हूँ, हमारी पूरी टीम चाहती है वाइडकास्ट की, कि आप वो सोलो वीडियोस बनाएं और कुछ किस्से मज़ेदार हो, सीरियस हो, इमोशनल हो, मज़ेदार किस्से सर वो आप शेयर करो और आप वीडियो बना के सर अपलोड करो, क्योंकि जनता देखना चाहती है सर, उनको सुनना चाहते हैं कि वो रियल इश्यूज सर, रियल कंटेंट जो आपने आपकी आंखों के सामने हुआ है, आपने देखा है, आपने झेला है, जो भी है, तो सर वो आप। नहीं, इट्स माय प्लेजर। अगर आज की जनरेशन उस दौर को मेरी नज़रिए से देखना चाहती है, अरे सुनना सर, चाहती है, बिल्कुल तो मेरे के लिए तो कोई रिग्रेट नहीं, मेरे लिए तो सम्मान की बात है। सर, बिल्कुल। लेकिन ये कि सच सच होता है, हम्म। आप उसको किसी दौर में भी सुनेंगे तो वही मिलेगा, बिकॉज जी दिस इज ऑन रिकॉर्ड। जी। जो हुआ था वो अच्छा था, हम्म जो हो रहा है हम्म। वो अच्छा है, जी और जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा, जी। क्योंकि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही काम करते हैं, राइट। सोसाइटी को मिलाने का काम करते हैं। हम्म। और भ्रष्ट नेता शायद अपनी नेतागिरी करते हो, लेकिन एक कलाकार जी अपने हृदय से बड़ा कोमल होता है, जी। उसके लिए सारा समाज उसका अपना है। हम्म। और उसी नज़रिए से वहाँ की चीज़ों को अगर पॉजिटिवली मैं पेश कर पाया तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छी इट्स बात सो है नाइस ऑफ यू। सर। थैंक यू। जाते जाते ना आपसे कुछ ज्ञान एक और लूंगा मैं, है ना? अरे बाप रे। ज्ञान नहीं है, सजेशंस लूंगा आपसे। सर, आपके ऐसे 3 काम जिस पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो कि ये मज़ा आ गया, और जो लोग जाके देखे, 3 काम। आपने, मुझे पता है आपने पता नहीं बतेरे काम किए, आपने टीवी में किया है, रीजनल में किया है, बॉलीवुड में किया है, एवरीवेयर। बट ऐसे आपके, शायद मुश्किल होगा आपके लिए, ऐसे कोई 3 काम जिसके लिए आप पर्सनली, आपको करके ना मतलब यार मज़ा ही आ गया, मैंने कुछ क्रेजी कर दिया आज, मतलब ऐसा कुछ बताइए सर, मैंने जनता जो को बताइए सर। मैं जो पहली फिल्म एज डायरेक्टर राजस्थान में करने आया था, जी। बावलियो पंडित। बावलियो पंडित। पंडित, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, जी जी जी। क्योंकि उससे पहले वहाँ पे बहुत कम जाते थे चिड़ावा में, जी जी जी। जिन्होंने जुगल किशोर बिरला को आशीर्वाद दिया था, और उन संत के ऊपर मैंने एक बायोपिक बनाई थी। अरे वाह। दैट इज वेरी मच अवेलेबल है सर अवेलेबल यूट्यूब पे? यूट्यूब पे अरे अवेलेबल वाह, ठीक है है, सर। बावलियो पंडित। ठीक है। उसके बाद में मैंने बहुत से डायरेक्टर के साथ में काम किया, जी लेकिन जो जया बच्चन के गुरु थे, जी मदन बावरिया, जी उनके साथ काम करना, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे नो बोलना सिखाया। अरे वाह। उससे पहले मैं हर काम के लिए हाँ हाँ करता हाँ था, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ मेरे को बोला कि तुम्हें सब आता है, हम तुम्हें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि नो कहना सीखो। जी। अगर तुम लोगों के लिए काम करते रहोगे तो अपना काम कब कब करोगे। करोगे, बराबर है। उसके बाद में मैंने काम, सिलेक्टिव वर्क मैंने किया। ठीक है। एंड थर्ड वन जो, नहीं सर, तो उस मूवी का नाम बताइए जो फिर हम घर रह के देखे उसको। सर वो सीरियल था सात बताइए। फेरे, 7 फेरे। प्रोड्यूस्ड बाय जया बच्चन। अच्छा। उसके अंदर मैं उनके साथ में था, हम्म। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा लेटर दिया था, जो मेरे लिए बहुत प्राउड का क्षण जी था, जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हम्म। सुरेश मुदगल इज बिग हेल्प टू मी। अरे वाह। तो अगर मदन जी से मैंने ये चीज़ कहलवा ली जी जी जी। तो मैं सोचता हूँ मेरा जीवन सफल है। अरे वाह सर। और ऐसे में मैथो बहुत पसंद करता हूँ, जी मैं जी सुभाष जी जी साइकिल के साथ में रहा हूँ, जी BR के अंदर महाभारत की डबिंग विंग के टाइम रहता था। जी जी जी। तो वो एक चीज़ ऐसी आई थी कि यार मेरे को ये करने का कम मौका मिलेगा। तो मैं मेरे पुराने ग्रुप से वापस मिल के जब मैंने अलादीन किया, हम्म
और उसके बाद में कोल्हापुर में जाके हमने जो जय श्री कृष्णा बनाया और कलर्स चैनल जो कलर्स पे black आता था, राइट राइट राइट, अच्छा ओके ओके ओके, तो वहाँ पे अरे वाह जो हमने काम किया जी, वो मेरे लिए एक यादगार पल है, और मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो छोटी बच्ची, व्हाट यू थिंक, अरे वाह कमाल। सर। तो सर वापस आ जाओ इंडस्ट्री में। सर आज की जनरेशन जिस तरह की फिल्म बनाना जी, चाहती है ना, जी। मैं पहले बोल चुका हूँ, वो गाली गलौज नहीं बना सकता। मैं एक्शन बना सकता हूँ, मैं जी, ड्रामा बना सकता हूँ, जी, लेकिन मेरे जो दिल के करीब है जी, वो है हम्म, नारी का सम्मान करो, जी, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन को फूलों की तरह से महकाती है। अरे वाह सर, तो मेरा सेंटिमेंटल अप्रोच हमेशा उस तरफ रहती है, ऑफ और कोर्स, मुझे मेरी हीरोइनों का बहुत प्यार मिला। जी जी जी, आई रिस्पेक्ट देम ऑल। हम्म, बस यही बात है कि अरे वाह, अगर आप सेंटिमेंट जीना चाहते हो जी, तो नारी प्रधान फिल्म बनाओ, अरे वाह, वही मेरा ड्रीम है। अरे वाह सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग, सच अ प्लेजर, अमेजिंग टू होस्ट यू सर, मज़ा आ गया आज सर, आपको मज़ा आया? बिल्कुल डेफिनेटली, मैं मज़ा तो आया? मेरे पास्ट में जी रहा था, अब मैं प्रेजेंट में आऊँगा। सही है सर। थैंक यू। So thank you everyone for watching this episode of Whitecast podcast, and I'll see you in the another episode, and do subscribe, like, and share with your family and friends. See you soon. Cheers.